आप लोग क्लास 6 में हैं और क्लास 6 में SST यानी कि सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 जो आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें डेक्कन के बारे में और साउदर्न इंडिया के बारे में जो आप लोगों को पढ़ना है। इस अध्याय में हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी चीजों को देखा है जो आप लोगों को आपके बोर्ड पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है, PSBI के पाठ्यक्रम के अनुसार देखना है। यानी कि जो आप लोगों को पढ़ना है आपके कक्षा 6 में SST के अध्याय संख्या 6 के तौर पर, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, जिसमें हम लोगों ने बुद्ध के बारे में बात की, जिसमें हम लोगों ने भक्ति काल के बारे में भी देखा, तो फिर हम लोगों ने अलग अलग राजवंशों की भी बात की, अलग अलग साम्राज्यों की भी बात की, अलग अलग किंगडम्स का भी जिक्र हुआ। यानी कि यह जो सामने आप लोग को अध्याय संख्या 6 दिख रहा है, जिसका नाम द डेक्कन एंड द साउदर्न इंडिया है, जो पृष्ठ संख्या 51 से शुरू होता है और आगे की तरफ जाता है। सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग को तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ यह आप अपने पुस्तक में तो देख ही सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, हम लोगों ने किंगडम ऑफ द डेक्कन की बात की, हम लोगों ने सतवाहन की बात की, हम लोगों ने गौतमीपुत्र सकरानी की बात करते हुए, बहुत सारी चीजों की बात करते हुए हम लोगों ने किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया को भी देखा। हम लोगों ने किंगडम ऑफ द साउथ, जिसमें चोल किंगडम, जिसमें पांड्या किंगडम, जिसमें चेरा किंगडम की बात हम लोगों ने की। हम लोगों ने ट्रेड और रूट की बात की, हम लोगों ने फॉरेन इन्वेजन की बात की, हम लोगों ने इन्वेजन ऑफ द बैक्ट्रियन ग्रीक की बात की, हम लोगों ने साक के इन्वेजन की बात की, हम लोगों ने कुषाण की इन्वेजन की बात की, हम लोगों ने आर्ट, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, रिलीजन में बुद्ध धर्म जो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है उसकी भी बात हम लोगों ने की। हम लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म की बात करते हुए फैक्ट फाइल के तौर पर या फिर फैक्ट फाइल तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया था। अब मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस कक्षा में और बात करूंगा आगे की, यानी कि पृष्ठ संख्या 57 पर आने वाले साइंस की। यहीं से हम लोगों को इस कक्षा को आगे बढ़ाना है, इस अध्याय को आगे बढ़ाना है। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में कहा था कि अब हम लोगों का इस अध्याय में 2 कक्षा और बचा हुआ है, यानी कि ये वाला और एक आगे वाला, यानी कि ये हम लोगों का इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्लास है, जहां पर हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर विज्ञान का इस डेक्कन और साउदर्न इंडिया से क्या तात्पर्य है, क्या मेल है, या फिर कहे तो वैज्ञानिक अगर आधार देखें यहां पर डेक्कन और साउदर्न इंडिया का, तो उसको देखते हैं कि आखिर इस वंश में जो वंश यहाँ पर जो राजवंश या फिर जो साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हुआ, उसमें वैज्ञानिक पहलू क्या क्या थे। तो लिखा हुआ है साइंस के बारे में, इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी profited by contact with the Greek. We notice that the Greek term related to the movement of the planet are almost the same as the term used in the Sanskrit text. यहां पर कहा जा रहा है कि भारत का जो खगोल शास्त्र है या फिर भारत का जो विज्ञान का जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं या फिर बड़े स्तर पर वो ग्रीक वाले टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मेल खाता है। अगर हम लोग सही तरीके से देखें या फिर निष्कर्ष के तौर पर निकालें, तो बहुत सारे ऐसे ग्रहों के जो मूवमेंट है, प्लैनेट के जो मूवमेंट है, वो भी संस्कृत का टेक्सचर और जो ग्रीक के टेक्सचर हैं, या फिर संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं और जो ग्रीक के टेक्स्ट हैं, वो मेल खाते हुए दिखते हैं। There is no denying into the fact that Indians are not indebted by the Greek in the medicine. अब यहाँ पर हम लोग इस तथ्य को भी झुठला नहीं सकते हैं या फिर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इंडियंस जो है या फिर कहे तो भारतीय जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ग्रीक चिकित्सा व्यवस्था से मेल नहीं खाता है। यानी कि सीधा सीधा अगर कहें तो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था और ग्रीक का चिकित्सा व्यवस्था, भारत का विज्ञान और ग्रीक का विज्ञान, भारत का एस्ट्रोलॉजी और ग्रीक एस्ट्रोलॉजी, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाते हैं, बड़े रूप में बड़े स्तर पर मेल खाते हैं। फिजिशियंस लाइक सुश्रुत, चरक डील्ड विद द सब्जेक्ट एडिक्वेटली। बहुत सारे ऐसे फिजिशियंस की बात करें, चाहे हम लोग बात करें सुश्रुत की या फिर बात करें हम लोग चरक की, ये सब भी अगर हम लोग बात करें तो ये सब भी अपने अपने विषय जिस क्षेत्र में इन्होंने काम किया,
पर्याप्त रूप में, पर्याप्त मात्रा में काम किया। चरक लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्का। चरक जो है वो कनिष्का वाले राजवंश या फिर कहें तो कनिष्का वाले साम्राज्य से जुड़े हुए थे, जो कनिष्का के अंदर काम किया करते थे। द चरक संहिता कंटेन्स नेम्स ऑफ मेनी प्लैनेट एंड हर फ्रॉम विच ड्रग्स वे प्रिपेयर टू ट्रीट द एलिंग। अब यहां पर एक चीज आता है जिसका नाम है चरक संहिता, और चरक संहिता में बहुत सारे ऐसे चीज हैं, बहुत सारे ऐसे चीजों का लेख मिलता है जो कि अलग अलग पेड़ पौधे या फिर उन सारे चीजों से बने हुए दवाओं के बारे में बताता है, जिससे लोगों का उपचार किया जाता था या फिर किया जाता है या फिर किया जा सकता है। कंसिडरेबल अचीवमेंट्स वेयर मेड इन द फील्ड ऑफ सर्जरी। और यही अगर हम लोग सर्जरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो यहां पर भी इस समय एक बेहतरीन प्रयास और एक बेहतरीन सफलता या फिर कहें तो एक पर्याप्त सफलता या फिर एक पर्याप्त जो है वो अचीवमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है मेडिसिन क्षेत्र में, साइंस क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में। पीरियड बिटवीन 200 BC टू 300 AD। अब हम लोग बात करेंगे 200 BC से 300 AD यानी कि 300 AD के बीच के वर्ष के। उस समय साइंस का क्या तात्पर्य रहा, साइंस का क्या लेना देना रहा इस साम्राज्यों से। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय का मतलब 200 BC टू 300 AD। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंडियंस गॉट ट्रिमेंडस अचीवमेंट इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। यहाँ पर भारतीयों को हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब हो गया जीवन के हर क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप से सफलताएं मिल रही थी, सफलता मिली। इंडियन कल्चर वाज इनरिच्ड बाय द इन्फ्लक्स ऑफ न्यू नॉलेज एंड न्यू प्रैक्टिसेज। जो भारतीय सभ्यता थी वो नए नए सभ्यताओं के आने से, मिश्रित होने से और ज्यादा मजबूत होती गई और ज्यादा बढ़ती चली गई। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कैसे आर्यंस आकर अपना पद्धति लेकर आए, फिर वहां पर अगले का कुछ बुरा कृत्य भी रहा तो अगले ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी भारत को दी। जैसे हम लोग आर्यन काल को वेद काल कहते हैं, जहां पर हम लोग देखें कि कैसे कैसे आर्यंस और वेद का जो है वो जुड़ाव है। तो वही कह रहा है कि इंडियन कल्चर वाज इनरिच्ड बाय द इन्फ्लक्स ऑफ न्यू नॉलेज एंड न्यू प्रैक्टिसेस। नए नए ज्ञान और नए नए कार्यों से जो भारतीय सभ्यता है वो और ज्यादा मजबूत हुई इस समय 200 BC टू 300 AD। मॉडर्न इंडियाज ऑफिशियल कैलेंडर इज द एंशिएंट शाक कैलेंडर फाउंडेड बाय कनिष्का। आज जो भारत का जो आधिकारिक कैलेंडर है, पंचांग है, वो इज द एंशिएंट शाक कैलेंडर, वो उस समय के शाक कैलेंडर से मेल खाता है जो कि कनिष्का के द्वारा बनाया गया था। यानी कि जो शाक जो है वो कनिष्का उसके राजा थे और वहीं पर से ये जो कैलेंडर है वो आज के कैलेंडर, आज के भारतीय पंचांग, कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं, से मेल खाता है। आगे बढ़े, लिखा हुआ है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। अब हम लोग बात करेंगे कि भक्ति जो आंदोलन है इसकी जो शुरुआत हुई वो भी इसी समय हुई, कैसे हुई अब उसकी बात करते हैं। लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ द भक्ति में, साइंस के बाद अब द बिगिनिंग ऑफ भक्ति की बात करेंगे। द बिगिनिंग ऑफ द भक्ति मूवमेंट वाज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड। इस काल का एक बहुत बड़ा जो है वो अचीवमेंट के तौर पर अगर देखें तो भक्ति मूवमेंट, भक्ति आंदोलन की शुरुआत को भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, इस काल का एक बहुत बड़ा सफलता माना जाता है। द कंसेप्ट ऑफ भक्ति ओरिजिनेट फ्रॉम द भगवत गीता। और भक्ति का जो कंसेप्ट है, जो धारणा है, वो कहां से निकलता है तो भगवत गीता से। द भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेट एपिक द महाभारत। और महाभारत से ही भगवत गीता का जो है वो निष्कर्ष है, या फिर कहे तो वहीं से महाभारत से भगवत गीता और भगवत गीता से भक्ति आंदोलन। In the Bhagavad Gita, Krishna asked his devotee Arjun to surrender in him as only he can set him free from every evil. और वही है कि यहाँ पर भगवत गीता में कहा गया है कि यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। वहां पर कृष्ण ने बोला अपने भक्त अर्जुन को कि वो समर्पण करे, आत्मसमर्पण करे। फिर उसके बाद जो ज्ञान दिया गया, जो चीजें कही गई, वही सारा कुछ जो है वो भगवत गीता के तौर पर देखा जाता है, जो कृष्ण और अर्जुन के बीच का है। भक्ति कम्स फ्रॉम
द संस्कृत वर्ड भजा, भक्ति जो है यह संस्कृत शब्द भजा से निकला हुआ है, विच मीन्स टू शेयर भागा और गुड फॉर्चून बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, जिसका मतलब है साझा करना, क्या तो अच्छा लक, अच्छा भाग्य जो कि भगवान के द्वारा देवी देवताओं के द्वारा मिला हुआ है उसको एक दूसरे में साझा करना ही भक्ति कहलाता है। आगे, भक्ति मीन्स डिवोशन और कंप्लीट अनक्वेश्चनिंग सरेंडर बिफोर द लॉर्ड, भक्ति का मतलब होता है समर्पण करना या फिर कहें तो पूरा अंध भक्त बन जाना भगवान के समक्ष या फिर कहें तो अपने देवी देवताओं के समक्ष। भक्ति का मतलब है बिना क्वेश्चन किए कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ये सारी चीजें नहीं होती है। भक्ति का मतलब होता है जो हमारे भगवान कह रहे हैं, जो हमारे देवी देवताएं कह रहे हैं उसी की बात को मानना, उसी के बात पर चलना, उसी के बात पर उन्हीं पे समर्पित हो जाना भक्ति कहलाता है। द डिवोटी इज नोन एज भक्त, और जो ये करता है वो भक्त कहलाता है। इन भक्ति देयर इज नो प्लेस ऑफ फॉर डिजायर ओनली सैक्रिफाइस, भक्ति में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा का कोई स्थान नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ त्याग होता है, सैक्रिफाइस होता है। भक्ति डज नॉट अलाउ एनी ब्राह्मणिक क्रीड और रिचुअल्स, यहाँ पर कोई लालच और कोई रीति रिवाज भी नहीं होते हैं भक्ति में। भक्ति तो है समर्पण, भक्ति में ये नहीं कि ऐसे पूजा करना है वैसे पूजा करना है, इस तरीके से उस तरीके से। भक्ति का मतलब है मन आत्मा इन सारे चीजों को समर्पित कर देना। भक्तिज्म एम्फसाइजेज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ द गॉड एंड गॉडेसेस, वही है कि भक्ति का मतलब है समर्पण करना अपने आप को किसी भी गॉड या गॉडेस यानी कि देवता या देवी के पूजन में। द आइडिया ऑफ द भक्ति मूवमेंट लेटर बिकम द सेंट्रल फीचर ऑफ हिंदुइज्म, और यही जो भक्ति मूवमेंट है, यही भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत हुआ, जो इसका आइडिया था, जो इसके विचार है, यही बाद में हिंदुइज्म का यानी कि हिंदू धर्म, हिंदू पद्धति का मेन आधार बन गया, मेन सेंट्रल फीचर बन गया, या फिर कहें तो केंद्रीय जो विशेषताएं हैं वो बन गई। अब हम लोग बात करेंगे फैक्ट फाइल की, और फैक्ट फाइल के बाद आएंगे व्हाट रीजर, और व्हाट रीजर के बाद आएंगे हम लोग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को देखते हुए हम लोग लास्ट में समरी करेंगे। और इन सब के लिए हम लोगों को मिलना होगा अगली कक्षा में। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को संपूर्ण रूप से या फिर कहें तो पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे।